स्वागत है आप सभी का। नीति शास्त्र और जियोपॉलिटिक्स के छात्रों के तौर पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस पूरे स्टैंड ऑफ को डिकोड करेंगे। होता क्या है ना, कूटनीतिक बयानों और जो असल में ग्राउंड जीरो पर हो रहा है उसके बीच अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा काम उसी खाई को समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स और डेटा पर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। स्टैंड ऑफ को डिकोड करना, अमेरिकी सैन्य लक्ष्य, जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट पर नियंत्रण, ईरान का कूटनीतिक रुख, चीन की चुनौती और अंत में ये जो नई भूराजनीतिक व्यवस्था बन रही है उसका आकलन। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्टैंड ऑफ डिकोडिंग, घरेलू दबाव और रणनीतिक ठहराव। अब अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में मिलिट्री ऑपरेशंस पर रोक लगाने की जो घोषणा की है उसे समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आप जानते ही हैं कि विदेश नीति कभी भी घरेलू राजनीति से अछूती नहीं होती। देखिए कैसे चीजें अचानक बदली। फरवरी के अंत में जो मामला सीधे सैन्य हमलों से शुरू हुआ था वो अप्रैल आते आते कूटनीतिक बातचीत में बदल गया और मई तक तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिखर सम्मेलन होने लगे। काइनेटिक मिलिट्री एक्शन से सीधे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की ओर ये तेज यू टर्न अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम फॉल गाय कहते हैं, मतलब किसी और पर ठीकरा फोड़ना। प्रशासन ने जो ये बयान दिए कि हमने पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर अपने ऑपरेशंस रोके हैं, उसे इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। नवंबर के मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में घरेलू उम्मीदों को मैनेज करने के लिए और अपना चेहरा बचाने के लिए प्रशासन को एक फॉल गाय की जरूरत तो पड़ेगी ही। रणनीतिक हलकों में बिल्कुल यही चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, अमेरिकी सैन्य लक्ष्यों का विश्लेषण, बयानबाजी बनाम वास्तविकता। अगर हम ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के जो लक्ष्य बताए गए थे उनकी तुलना जमीनी हकीकत से करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प शिफ्ट दिखाई देता है। प्रशासन ने पूरी की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कैसे रीफ्रेम किया वो देखिए। पहले फोकस एक बहुत ही आक्रामक और बड़े ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर था, लेकिन फिर वो अचानक एक छोटे, सीमित और रक्षात्मक प्रोजेक्ट फ्रीडम पर आ गया, जिसका काम सिर्फ तेल के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देना बताया गया। और इसी रणनीतिक बदलाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान आता है। उन्होंने पब्लिकली ये दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो गया है और हमने उसके सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब एक विश्लेषक के रूप में हम इस दावे को ऐसे ही तो नहीं मान सकते हैं ना, हमें इसे टेस्ट करना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है। सोचिए जरा, अगर ईरान का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बिल्कुल सही सलामत है तो फिर असल में किन सैन्य उद्देश्यों को हासिल किया गया? ताकत का इस्तेमाल करके आखिर बदला क्या? जब ग्राउंड रियलिटी में कोई खास बदलाव ही नहीं आया तो पॉलिसी के हर छात्र को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। अगर हम डेटा को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन का जो एक बड़ा लक्ष्य था वो तो हासिल हुआ नहीं। ईरान की वायु और नौसेना की जो पुरानी क्षमताएं थीं वो तो दशकों के सैंक्शंस की वजह से हालिया हमलों से पहले ही काफ़ी खराब स्थिति में थीं। और सबसे बड़ी बात, फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कथित तौर पर आज भी पूरी तरह से काम कर रही हैं। तो सच कहूं तो सैन्य कामयाबी का ये दावा थोड़ा खोखला सा लगता है। आइए अब बात करते हैं भाग 3 की, जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट पर नियंत्रण, क्षेत्रीय नौसैनिक प्रभुत्व का आकलन। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए जो मुख्य तर्क दिया गया वो ये था कि 87 देशों के लगभग 23,000 समुद्री कर्मियों को राहत देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित किया जा रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्रोनोलॉजी को देखें तो यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 28 फरवरी के अमेरिकी हमलों से पहले भी ये जलडमरू मध्य कथित तौर पर खुला और पूरी तरह फंक्शनल था। अब आप ही बताइए, अगर रास्ता पहले से ही खुला था तो उसे दोबारा खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की कितनी जरूरत थी? इस पर तो अकेडमिक बहस होनी ही चाहिए। इसके अलावा सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईरानी स्टेट मीडिया तो कुछ और ही दावा कर रहा है। उनका कहना है कि कमजोर होने के बजाय तेहरान ने ओमान की खाड़ी के इन अहम चोक पॉइंट्स पर अपना कंट्रोल और भी बढ़ा लिया है। वो दावा कर रहे हैं कि उनका नियंत्रण अब केशम द्वीप से लेकर यूएई तक और माउंट मुबारक से फुजैरा तक फैल गया है। ये तो अमेरिकी दावों से एकदम उल्टी तस्वीर है। अब चलते हैं भाग 4 पर, ईरान का रणनीतिक कूटनीतिक रुख, बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर गठबंधन। पश्चिमी देशों के दबाव को कम करने के लिए ईरान ने जो कूटनीतिक पैंतरेबाजी की है वो एक मास्टर क्लास है। इस मैट्रिक्स को देखिए। तेहरान ने बहुत ही सोच समझकर ब्रिक्स देशों की टॉप लीडरशिप को अप्रोच किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस जाकर व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं।
फिर बीजिंग में अमेरिकी शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन के वांगी से मिलकर अपने हित साधते हैं और साथ ही मसूद पेजेश्कियन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके इस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति के साथ संबंध मजबूत करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कूटनीतिक अलगाव से बचने की एक बहुत ही सधी हुई चाल है। भाग 5 पर आते हैं, जो यकीनन सबसे दिलचस्प है। चीन द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों की अवहेलना, जिसे हम इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट कहते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के आर्थिक पहलू को समझने के लिए आपको टीपॉट रिफाइनरीज के बारे में जानना होगा। क्या होती हैं ये चीन की छोटी इंडिपेंडेंट और प्राइवेट रिफाइनरियां हैं। इनका काम है उन देशों का कच्चा तेल खरीदना जिन पर भारी प्रतिबंध लगे हों, जैसे कि ईरान। अभी हाल ही में अमेरिका ने इन टीपॉट रिफाइनरियों और इनसे जुड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया ताकि ईरान के अरबों डॉलर के तेल एक्सपोर्ट को रोका जा सके। लेकिन जो रिएक्शन आया उसने सबको चौंका दिया। बीजिंग अपनी उस पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता यानी गोलमोल रवैये से बाहर आ गया। उन्होंने साफ साफ अपनी कंपनियों को निर्देश दे दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 2021 के एक ब्लॉकिंग नियम का इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के एक तरफा प्रतिबंधों को चुनौती देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि चीन अब इस आर्थिक युद्ध में बैकफुट पर नहीं खेलने वाला। और अंत में भाग 6, बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था, एक बहुध्रुवीय वास्तविकता। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक नई रणनीतिक हकीकत उभर कर आती है। ईरान अब दुनिया से कटा हुआ या अलग थलग नहीं है। उसे ब्रिक्स जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियों का समर्थन मिल रहा है। उधर चीन अमेरिका के साथ होने वाले सम्मेलनों से पहले अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा, एक तरफा अमेरिकी सैन्य हमलों और सेकेंडरी सैंक्शंस के असर को अब खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। वो एक ध्रुवीय दुनिया का दौर अब पीछे छूटता जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आप सभी पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस तरह से ब्रिक्स का उदय हो रहा है और सैंक्शंस को सरेआम दरकिनार किया जा रहा है, ये सब एक मल्टीपोलर दुनिया में पारंपरिक कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य टूल्स की सीमाओं को कैसे बदल देगा। भविष्य में विदेश नीति किन नई हथियारों पर लड़ी जाएगी, इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक बहुत ही शानदार रिसर्च टॉपिक है। आज के सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले